हेलो, मैं ईश्वर सिंह, हिस्ट्री लेक्चरर। आज 10th क्लास का चैप्टर सोशल साइंस का यूरोप में राष्ट्रवाद, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले राष्ट्रवाद यूरोप में ही क्यों हुआ, जबकि संसार के अन्य भागों में ऐसा नहीं हुआ। सबसे पहले वहीं राष्ट्रवादी क्रांति आई, वहां पुनर्जागरण का उदय हुआ, जबकि अन्य जो पूरा संसार था उस समय वहां पर ऐसी कोई गतिविधि नहीं हुई। तो उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले कुछ परिभाषाएं हैं: निरकुंसवाद, जनमत संग्रह, कल्पनादर्श। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद पैदा होने के मुख्य बिंदु क्या रहे, क्यों वहां पर राष्ट्रवाद पैदा हुआ। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निरकुंसवाद क्या होता है। निरकुंसवाद तुमने पहले भी पढ़ा होगा। निरकुंसवाद के बारे में ऐसी व्यवस्था, ऐसी केंद्रीकृत व्यवस्था जिसमें मुख्यतः राजतंत्र होता है और सारा जो शासन की शक्तियां होती है वो सिर्फ एक आदमी में केंद्रित होती है। वहां पर मनुष्यों, जो जनता है, उसके जो अधिकारों को गौण समझा जाता है, सिर्फ शासन को ही प्रमुखता दी जाती है। तो ऐसा निरकुंसवाद केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित दमनकारी नीति। अगर कोई शासन, जो सरकार की जो नीति है, उसको नहीं मानता तो सेना का प्रयोग भी किया जाता है उसको मनवाने के लिए। तो इस प्रकार ये एक दमनकारी नीति हुई। दूसरा, जनमत संग्रह। जनमत संग्रह प्रत्यक्ष मतदान द्वारा किसी राष्ट्रव्यापी नीति का निर्धारण, और वो भी बहुमत द्वारा। सरकार, कुछ देशों में जनमत संग्रह जैसी व्यवस्था वर्तमान समय में है। तो वहां पर क्या होता है, जैसे कोई राष्ट्रव्यापी नीति बनानी है तो लोगों से राय ली जाती है, उसके बारे में उनसे मतदान करवाया जाता है, प्रत्यक्ष करवाया जाता है। और वहां पर अगर उस मतदान के पक्ष में बहुमत आता है तो उस नीति को लागू किया जाता है, वरना उसको लागू नहीं किया जाता। तो फिर अब हम पढ़ते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद पैदा क्यों हुआ, क्या उसके कारण थे। सबसे पहले फ्रेडरिक सारियो नामक एक फ्रांसीसी कलाकार कह सकते हैं, चित्रकार कह सकते हैं, ने सामाजिक गणतंत्र से संबंधित, यहां पर ध्यान रखिएगा, सामाजिक गणतंत्र लिखा है, से संबंधित 4 चित्र बनाए। उसने सामाजिक गणतंत्र व्यवस्था से संबंधित 4 चित्र बनाए, और उसमें व्यवस्था ऐसा दिखाया गया कि हर लोग खुशी खुशी रह रहे हैं, हर देश अपने अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है, कोई किसी से हिंसा नहीं कर रहा, सभी में आपस में भाईचारा है। तो उसी के लिए उसने एक शब्द प्रयोग किया, कल्पनादर्श यूटोपिया। ये किसने शब्द प्रयोग किया? फ्रेडरिक सारियो ने शब्द प्रयोग किया। और इसका अर्थ क्या होता है? एक कल्पनाशील आदर्श राज्य का विचार, कि ऐसा राज्य जो बिल्कुल महात्मा गांधी के राम राज्य के बराबर हो। हर किसी को अपने धर्म, कोई भी धर्म अपनाने का अधिकार है, हिंसा बिल्कुल नहीं करनी है, चोरी बेईमानी सब कुछ, वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है। तो ऐसा विचार किसने प्रस्तुत किया था? फ्रेडरिक सारियो ने ऐसे राज्य का एक विचार सोचा था, विचार। अगला है अर्नेस्ट रेनन। ये एक फ्रांसीसी दार्शनिक जिसने 1882 में शाबोन विश्वविद्यालय में राष्ट्र क्या है का विचार रखा। इससे पहले क्या था, राष्ट्र की परिभाषा यूरोप में कुछ अलग थी। वहां पर माना जाता था एक नस्ल, एक भाषा और एक जाति।
सब बातें होंगी वही एक राष्ट्र होगा। जबकि अर्नेस्ट रेनन ने इस बात को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया और कहा राष्ट्र वो नहीं होता जो तुम मानते हो। राष्ट्र तो एक ऐसा विचार होता है, सम्मिलित विचार होता है, जिसमें हमारे महापुरुषों, हमारी संस्कृति का गुणगान किया जाता है। वहां पर एक विचार को लेके आगे बढ़ा जाता है और विचार को केंद्रित रख के ही आगे की योजनाएं बनाई जाती हैं। तो इस प्रकार उसने एक अलग ही राष्ट्र का विचार रखा। आगे है, कुलीन वर्ग पूरे यूरोप में प्रभुत्वशाली था। उस समय क्या था? कुलीन वर्ग पूरे यूरोप में 3 तरह की व्यवस्था थी। पहले कुलीन थे, पहले पादरी थे, उसके बाद कुलीन थे और उसके बाद आम जनता थी। अच्छा, अब पादरी जो चर्च में रहते हैं, जो वहां के धर्म को आगे बढ़ाते हैं और चर्च में वहां पूजा पाठ वगैरह जो भी उनका जो उसकी देखभाल करते हैं चर्च की, तो उनको क्या कहते हैं? पादरी। और ये किसके? पोप के अधीन आते थे। एक था कुलीन वर्ग जिसके पास सारी जमीन जायदाद है, पूरे जो संसाधन हैं देश के वो उनके हाथ में होते हैं। और ये क्या है? सारा काम दासों के द्वारा या फिर किसी और मजदूरों के द्वारा करवाते हैं। और एक आम जनता, जो इन दोनों को छोड़ के जो बच गया, बाकी मध्य वर्ग के लोग, डॉक्टर, शिक्षक, आम जनता, भूमिहीन किसान, छोटे किसान, सारे मजदूर वर्ग, सारे किस में आ गए? तीसरे वर्ग में। अब वहां पर एक ऐसी व्यवस्था थी कि जो प्रशासन को चलाने के लिए कर व्यवस्था का होना बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए ये तीसरा वर्ग कर अदा करता था, जबकि ये दोनों वर्ग कर अदा नहीं करते थे। सिर्फ जो प्रशासन का सारा खर्च, सेना का सारा खर्च ये तीसरा वर्ग करता था। इन दोनों को इसके लिए विशेषाधिकार मिले हुए थे कि तुमको कर नहीं चुकाना है, जबकि तुम इनसे कर ले सकते हो। तीसरा जो वर्ग है उससे कर ले सकते हो, तुम्हें गवर्नमेंट को, सरकार को कर नहीं देना है। आगे, इस कुलीन वर्ग पूरे यूरोप में प्रभुत्वशाली था। इस असमान व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह के स्वर उठने लगे। जो ये व्यवस्था थी सारी, इसके विरुद्ध आवाज उठने लगे और लोग इनके विरुद्ध विद्रोह के स्वर पैदा करने लगे और बोलने लगे कि हम ही क्यों मतलब पे करें, ये जो पादरी है, कुलीन वर्ग है, ये भी तो पे करेगा, ये भी तो इस देश में रह रहा है। तो अगला है फिर फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई और उस समय फ्रांस में राजतंत्र था और राजा कौन था? लुई 16वां राजा था। लुई 16वां याद रखना है, लुई 16वां राजा था। और कौन से वंश का? बुर्बो वंश था और उसका लुई 16वां वहां का राजा था। उस समय क्रांति हुई। वो एक अयोग्य राजा था। उसके काल में तरह तरह के उन्होंने क्या किया, ये जो तीनों वर्ग थे, इस तीसरे वर्ग ने आवाज उठाना शुरू कर दिया। तो इसने क्या किया? लुई 16वें ने दमनकारी नीति अपनाई और जनता में विद्रोह हो गया। उन्होंने, जनता ने आवाज उठानी शुरू कर दी और उसी को फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं। उसका
प्रभाव क्या हुआ, उससे क्या हुआ, जो फ्रांसीसी क्रांति थी, लुई सोलवे को राजगद्दी से उतार दिया गया, वहां पर एक गणतंत्र व्यवस्था स्थापित की गई। उसके प्रभाव क्या रहे, स्टेट जनरल को नेशनल असेंबली बना दिया। पहले स्टेट जनरल था, स्टेट जनरल क्या था, ये तीनों वर्ग आते थे, उसमें तीनों वर्ग आते थे और इन दोनों वर्ग का उसमें प्रभुत्व था, तो इसको गौण समझा जाता था। तो इसने इस जो क्या सिस्टम बनाया, स्टेट जनरल था, उसका नाम नेशनल असेंबली रख दिया और सभी लोगों को, जो पुरुष थे, उनको मतदान देने का अधिकार प्राप्त कर दिया। गणतंत्र केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था लागू हो गई। आयात निर्यात शुल्क समाप्त हो गए। आज आयात निर्यात हर प्रांत में जाने पर, हर उसमें कोई भी सामान लाने और ले जाने पर टैक्स पे किया जाता था। तो ऐसे उनको जो छोटे छोटे टैक्स थे, उनको सभी को समाप्त कर दिया गया और पूरे देश में एक कर प्रणाली लागू कर दी गई। उसके बाद भार और नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। फ्रांस में एक ही माप, जिसका नाम था एले, एले नाम की एक माप इकाई थी, उसका हर जगह पर, हर दूसरी जगह पर अलग माप था। तो उसको क्या किया, एक सम्मान कर दिया। जैकोबिन क्लबों की स्थापना हो गई। जैकोबिन क्लब क्या थे, उदारवादी विचारों के थे, जो सब लोगों को कानून के समक्ष समानता के लिए चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, इन क्लबों से जुड़ने लगे और आगे जाके ये क्लब एक राजनीतिक पार्टी का रूप धारण कर लेता है और ब्रिटेन ने इसकी, जो फ्रांस की सत्ता पर भी अधिकार कर लेता है। मध्य वर्ग इसमें मुख्यतः कौन जुड़ा, मध्य वर्ग ने इसकी सदस्यता ली। उसके बाद एक महत्वपूर्ण विचार आता है, उदारवाद। उदारवाद मुख्यतः क्या था, लिबरलिज्म, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, लिबरलिज्म। यह शब्द लातीनी भाषा के लीबर से बना है। किससे बना है, लीबर से, जिसका शाब्दिक अर्थ आजाद होता है। क्या होता है, लीबर का अर्थ आजाद। कौन सी भाषा में, लातीनी भाषा में। मध्य वर्ग के लोगों के लिए इसका अर्थ हुआ आजाद तथा कानून के समक्ष समानता। भाई हमें आजादी हो अपने विचारों की और हम कानून के समक्ष हर कोई सम्मान हो, उसमें कुलीन और पादरी के लिए कोई विशेषाधिकार न हो। उसके बाद नेपोलियन का उदय होता है। नेपोलियन 1797 में इटली पर आक्रमण करता है। नेपोलियन के बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं आपको। नेपोलियन बिल्कुल सामान्य परिवार से था और जब 1789 की क्रांति हुई, 1792 में लुई 14वें को फांसी दे दी गई, लुई 16वें को। तो उसके बाद कानून के समक्ष समानता का विचार लागू किया गया। तो नेपोलियन जैसे लोगों के लिए ये आगे बढ़ने का उपयुक्त समय था। उन्होंने क्या किया, अपनी योग्यता के बल पर फ्रांस का सेनापति बन गया। फ्रांस का सेनापति, और सेनापति बनने के बाद उसने 1797 में इटली पर आक्रमण किया। इटली पर आक्रमण करने के बाद उसने इटली को जीत लिया। जीतने के बाद वहां पर जो 1789 की क्रांति के विचार थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व और उदारवाद की जो भावना थी, उसका प्रसार उन्होंने कहां पर किया, इटली में किया। तो इससे भी राष्ट्रवाद फैला। अगला फिर 1804 में ये सेनापति से फ्रांस का शासक बन गया। देखो एक ध्यान रखने की बात है, 1792 से 1804 तक फ्रांस में राजतंत्र था, नहीं सॉरी गणतंत्र था, गणतंत्र। लेकिन जब 1804 में फ्रांस के जो
शासन था उस पर नेपोलियन का अधिकार हो गया। नेपोलियन ने वहां का निर्गुण शासक बन गया। लेकिन एक बात अच्छी थी उसकी, उसने 1789 की क्रांति में, फ्रांस की क्रांति में जो आम जनता थी उसका साथ दिया था और उसको पता था लोग क्या चाहते हैं। उन्होंने क्या किया, एक नागरिक आचार संहिता लागू की। बड़ी फेमस है नेपोलियन की नागरिक आचार संहिता। 1804 में शासक बनते ही उसने लागू की। इस आचार संहिता की मुख्य विशेषताएं और बिंदु क्या थे? जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त। कुलीन और पादरी वर्ग को जन्म पर आधारित विशेषाधिकार थे, क्या थे? उनको कर से छूट थी, वो कर आम जनता से ले सकते थे, लेकिन इन विशेषाधिकारों को उन्होंने क्या किया? समाप्त कर दिया गया। किसने? नेपोलियन ने। किसके द्वारा? नागरिक आचार संहिता के द्वारा। उसके बाद कानून के समक्ष समानता का विचार प्रस्तुत किया। उसके बाद संपत्ति का अधिकार लागू किया। अन्य बिंदु क्या थे उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार हुई। यहां तक हमने पढ़ा राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे? मेन बिंदु रहा 1789 की जो क्रांति थी, उसके बाद यूरोप में राष्ट्रवाद तीव्र गति से आगे बढ़ने लगा। तो फिर उसमें नेपोलियन भी आता है और जो फ्रांस की गणतंत्र व्यवस्था भी आती है, नेपोलियन की आचार संहिता भी आती है। उसके बाद 1815 में नेपोलियन लगभग पूरे यूरोप पे अधिकार कर चुका था। उसने फिर क्या किया? 1815 में एक वाटरलू का युद्ध हुआ जिसमें नेपोलियन की हार हो गई। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन के विरुद्ध कौन कौन लड़ रहा था? ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रेलिया। 4 जो देश थे, इन्होंने इकट्ठा गुट बना के नेपोलियन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और उनको वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को हरा दिया और उसको बंदी बना लिया। नेपोलियन ने आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद आत्मसमर्पण करने के बाद उसको सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया। कहां भेज दिया उसको? सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया नेपोलियन को। फिर फ्रांस की जो सरकार थी, फ्रांस के साथ वियना संधि की गई। वियना संधि कब हुई? 1815 में हुई, जून 1815 में। और किस किस के बीच हुई? फ्रांस, एक तरफ फ्रांस था जो हार चुका था और दूसरी तरफ ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया। वियना संधि की मुख्य बातें क्या थी? इसमें क्या हुआ? बुर्बो वंश की वापसी हो गई। बुर्बो वंश जो 1792 में 1789 की क्रांति में खत्म हो गया था, उसकी जगह गणतंत्र आ गया था। उसके बाद बुर्बो वंश की स्थापना कब हुई? वियना संधि के द्वारा। और कौन शासक बना? लुई 18वां शासक बना। उस समय किसको हटाया गया था? लुई 16वें को। और वियना संधि के बाद शासक कौन बना? लुई 18वां। नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर भेजा। फ्रांस से विजित प्रदेश वापस ले लिए गए। नेपोलियन ने जितने भी फ्रांस से, जितने भी यूरोप के अन्य देशों पर कब्जा किया था, जितने भी प्रदेश को अपने कब्जे में लिया था, सबको वापस ले लिया और फ्रांस को चारों तरफ से छोटे छोटे टुकड़े बना के छोटा सा देश बना दिया। तो इस प्रकार हमने आज यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ा, नेपोलियन के बारे में पढ़ा और उसकी आचार संहिता के बारे में पढ़ा, वियना संधि के बारे में पढ़ा। तो काफी बिंदु हमने आज कवर किए हैं। तो एक बार हम, अगर लगता है सारा समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो तो इस वीडियो को एक बार दोबारा से देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट पार्ट के लिए इसी का जो कुछ भाग बचा हुआ है यूरोप में राष्ट्रवाद, कल फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।